हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर डिसिप्लिन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है उसको बनाने के अंदर कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी चीजों का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर हुआ है, ये चीजें हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है उसके कितने लेवल होते हैं? 3 तरीके के लेवल होते हैं। मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो करवाई थी उसके अंदर मैंने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझाया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके 3 तरीके के क्या होते हैं, आपके 3 तरीके के आपके लेवल्स होते हैं। पहला जो लेवल आपका होता है इंडिविजुअल होता है, दूसरा ग्रुप होता है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल वाला होता है। तो तीनों ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अब तीनों के अंदर किन किन एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बनाती हैं, या किन किन जो मतलब टोटल सब्जेक्टों का योग है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। उससे पहले बता देता हूं, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको फ्री के अंदर बहुत सारी क्लासेज मिलती हैं। डियर फ्रेंड्स, इन क्लासेज को जरूर देखा कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा यहां से होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, टाइमली आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहे। तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। जो पहली बार इस क्लास को देख रहा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना ताकि हर चीज का नोटिफिकेशन, हर चीज की जो पीडीएफ है आपको इजीली मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओबी बोल देते हैं, ओबी, इसके अंदर आज के टाइम के अंदर अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे जो आपके डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी यहां पर, सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञानी, ठीक है ना, जो होता है आपका मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान के अंदर आप क्या करते हो कि साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर। जो साइकोलॉजी आपके माइंड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन या एक ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं। अगर मैं बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन का, एक ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, सभी का हम लोग बिहेवियर पता करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्सन किस तरीके का बिहेवियर करता है एक कंपनी के अंदर जाकर के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि आप लोगों को उसका साइकोलॉजी जो सिस्टम है, मनोविज्ञान जो सिस्टम है, उसको समझना जरूरी होता है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उससे रिलेटेड स्टडी करनी जरूरी होती है। अंडर दिस मेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच एज द लर्निंग। सबसे पहले ये है कि बंदा सीखता कैसे, उस बारे में बातचीत करते हैं। जो साइकोलॉजिकल है ना, आपके माइंड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वहीं से तो पता लगता है बंदे का दिमाग कितना काम करता है, बंदा कितनी जल्दी किसी चीज को सीखता है, किन किन चीजों से बंदा मोटिवेट होता है, उसकी अभी प्रेरणा क्या क्या हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी क्या क्या हो सकती है। पर्सनैलिटी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लर्निंग आगे पढ़ेंगे, मोटिवेशन आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर है। पर्सनैलिटी और परसेप्शन, ये 2 चैप्टर आपको पता है कि नेक्स्ट आपके चैप्टर यही स्टार्ट होंगे। तो भाई प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दे जो बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है। तो पर्सनैलिटी और परसेप्शन हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेनिंग हम लोगों ने एचआरएम के अंदर पढ़ लिया था, आपको पता है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं जो आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, इनकी स्टडी हम लोगों को करनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक जो सिस्टम होता है, साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर मेनली स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मुख्य रूप से मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इससे हमें पता लग जाता है, इससे हमें पता लग जाता है कि एक पर्सन है किस तरीके का बिहेवियर करता है। तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर अगर मैं मेनली बात करूं तो प्रिंसिपल जो आपके होते हैं साइकोलॉजी वाले, उनको यहां पर ध्यान में रखा जाता है। और जो आपका साइकोलॉजी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपका ओबी के अंदर प्ले करता है। ओबी के अंदर अगर आपको एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में जानकारी लेनी है कि वो बंदा लर्निंग कैसे करता है, बंदे को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे बंदे की पर्सनैलिटी इंक्रीज की जा सकती है, या कैसे बंदे की परसेप्शन है उसको नेगेटिव पॉजिटिव किया जा सकता है, कैसे बंदे को ट्रेनिंग दी जा सकती है, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आपको पहले पर्सन का साइकोलॉजिकल सिस्टम समझना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम लोग
साइकोलॉजी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि बंदा सोचता कैसे है, कैसे वर्क करता है, उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। नंबर 2 पे बात करते हैं सोशोलॉजी। सोशोलॉजी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको पता हो कि आपका जो इंडिविजुअल बिहेवियर है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। अब इंडिविजुअल पर्सन आता कहां से? अगर आपको पता हो कि आपका पूरा एक समाज है आसपास का, उस समाज से निकल करके कुछ लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर के काम करते हैं, तो समाज के व्यक्तियों को आप लोग क्या करते हो, अपने सहयोगी के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हो। अब उनका अध्ययन करना भी बहुत जरूरी होता है कि कैसे, मतलब कौन सा बंदा किस तरीके से, कैसे ग्रुप से आ रहा है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है, उसके अंदर पावर कैसी है, मतलब हर चीज के बातचीत करने के लिए इंटर ग्रुप बिहेवियर कैसा होगा उस बंदे का, अगर ग्रुप में आके बंदा काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशनल की आइडियोलॉजी उसके अंदर फॉर्मल है या इनफॉर्मल तरीके की है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके लोगों के बीच में जो कंफ्लिक्ट है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। जब आप समाज के अंदर रहते हो, समाज के अंदर के कल्चर भी होते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी और भी होती हैं, चेंज होता रहता है कल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी आपकी बदलती रहती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है आपका बदलता रहता है। तो भाई सोशोलॉजी जो सिस्टम होता है ना आपका, सोशोलॉजी के अंदर आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, आपके समाज से रिलेटेड होता है कि आपका ग्रुप कितना समाज के अंदर रह करके कितना डायनेमिक है, कैसे कम्युनिकेशन करता है, कैसे कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, इंटर ग्रुप बिहेवियर कैसा होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल की कुछ टेक्नोलॉजियां टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ठीक है, कुछ इसके अंदर वैसे भी इसके कल्चर के साथ भी चेंजिंग होती रहती है। तो अगर आप समाज शास्त्र को समझते हो, आप सोशोलॉजी को समझते हो, तो आप हर इंडिविजुअल को समझना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल कहां से निकलते हैं, एक सोशल, हमारा समाज है ना पूरे का पूरा, सोशल कल्चर से हमारे इंडिविजुअल निकलते हैं। तो हर बंदे के बारे में, हर कल्चर के बारे में हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम कंफ्लिक्ट दूर कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है ना, लोकल लैंग्वेज होती है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, तो उन चीजों से कंफ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम लोग सोशोलॉजी की भी स्टडी करते हैं, जिससे इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझा जाए और ग्रुप में वो बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, वो डायनेमिक होता है, कम्युनिकेट करता है, पावर में रहता है, कंफ्लिक्ट होते हैं, इंटर ग्रुप कुछ भी हो, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से ग्रुप बना सकते हैं। जो एक कैटेगरी के उनका एक ग्रुप बना देंगे, जो दूसरी कैटेगरी के उनका दूसरा ग्रुप बना देंगे। नंबर 3 पे बात करते हैं यहाँ पर, नंबर 3 पे यहाँ पर बात करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि वेयर साइकोलॉजिकल स्टडी इंडिविजुअल एंड सोशल साइकोलॉजिकल फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ द वन पर्सन। मतलब यहां पर ये बात करते हैं कि सोशल साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, जो आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, वो क्या करते हैं, समाज के ऊपर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति किस तरीके का व्यवहार करता है। मतलब ये आपका पूरा समाज है, समाज के अंदर दो लोग रहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे के प्रति किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके से ध्यान केंद्रित करता है, वो बातें यहां से पता लगती हैं। द फील्ड ऑफ चेंज इज बिकमिंग फोकल पॉइंट ऑफ द, अगर मैं बात करूं तो आपका जो समाज है वो भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, उसी तरीके आपका सोशल जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है समाज को देख देख कर चेंज होता रहता है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर भी इसकी जरूरत पड़ती है कि जैसे समाज चेंज होता है तो हम हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहें, ताकि एडजस्टमेंट बनी रही। अगर हम उनके तरीके से हम चेंज नहीं होते तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। जैसे यहाँ पर बिहेवियर चेंज की बात करते हैं, एटीट्यूड की, कम्युनिकेशन की, ग्रुप प्रोसेस की, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, ये सारी बातें आपकी क्या है, ये मुख्य आपके क्या होते हैं, तथ्य होते हैं, मुख्य एलिमेंट होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं, जो आप सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। और इनकी सपोर्ट से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो आज के टाइम में उभरता हुआ एक अलग टॉपिक बन चुका है, अगर आपको पता हो तो। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 के अंदर। नंबर 4 का मतलब ये होता है कि जो आपका एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, मानव शास्त्र की बात करते हैं। मानव शास्त्र का मतलब ये होता है कि जहां पर आप कल्चर की स्टडी करते हो, कि हर बंदे को समझने के लिए, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा काम करता है तो उसके कल्चर के बारे में आपको सबसे जरूरी बात पता है कि उसके कल्चर, अगर आप उसके कल्चर के खिलाफ बोलोगे ना
वो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर काम क्यों करेगा? कल्चर इज द स्टडी इन द सब्जेक्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। अगर कल्चर का अध्ययन करते हो ना आप, तो वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपका आता है, मानव शास्त्र के अंदर आपका आता है। और कल्चर की स्टडी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? और आप कमेंट करके बताना। मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाया था कि अगर कल्चर की स्टडी करते हो, कल्चर के ऊपर रिसर्च करते हो, तो आप किस तरीके की आप रिसर्च करते हो? तो जरूर आप लोगों ने बताना है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इट इज सीन हाउ कल्चर इन्फ्लुएंस, कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है दूसरे के, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं ना, उनको कल्चर कैसे प्रभावित करता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑन कल्चर। अब मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं, कल्चर सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप काम करते हो ना, वहां भी संस्कृति होती है। ठीक है ना? अगर मैं बोलूं तो एक वो आपकी जो संस्कृति होती है विच हैव डीप इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉय। और एक ऑर्गेनाइजेशन किस संस्कृति के ऊपर काम कर रहा है, और जितने भी लोग उसके ग्रुप में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, उनके ऊपर वो तो इंपैक्ट डालेगा। वही बात यहां पर बोली है। फॉर एग्जांपल, इफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन आर डेडिकेटेड टू वर्क, देन इट से देयर इज द वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं ये बात करूं कि यदि एक संगठन के अंदर कर्मचारियों का काम के प्रति उनको समर्पित होते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? ये वर्क कल्चर है। वो एक वर्क का कल्चर रखते हैं। भाई मैंने तो अपना काम है ना, मैं अपने काम के लिए पूरा डेडिकेटेड हूं, मैं अपने काम को जोरों शोरों से करूंगा और अपने काम से मतलब है मुझे, उसको वर्क कल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ मानवीय सिद्धांत आपके होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर। यूजफुल टॉपिक एट द ग्रुप लेवल एंथ्रोपोलॉजी आर कंपैरेटिव वैल्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपैरेटिव वैल्यू की बात करते हैं, कंपैरेटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, क्रॉस कल्चर की बात करते हैं। कंपैरेटिव वैल्यू क्या होती है कि आपकी वैल्यू कैसी है और आपके ग्रुप की वैल्यू कैसी है, वो देखा जाएगा। और आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, इनको कंपेयर किया जाता है। उनके सोचने का तरीका क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड मतलब सोच विचार करने का तरीका कैसा है, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं किसकी? क्रॉस कल्चर एनालिसिस की। क्रॉस कल्चर होता है कि दो भाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हमारी और अंग्रेज लोग होते हैं, फॉरेन वाले, कनाडा अमेरिका वाले, उनका कल्चर अलग है, हमारा इंडिया का कल्चर अलग है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे आपको अलग अलग कल्चर आपको मिल जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट आर द मेन सब्जेक्ट इन यूजफुल एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, ये बहुत ही मेन टॉपिक होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, जिनको पढ़ा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल के ऊपर पढ़ा जाता है। तो अगर आपको एक व्यक्ति के कल्चर के बारे में पता है, तो आप उससे सुझाव जा करके या उसके साथ आपकी बातचीत करने का जो तरीका है वो मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका और उसका कल्चर सेम से है। तो इस वजह से अगर मैं बोलूं तो दोनों आपस के अंदर अच्छे से क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, अच्छे से कोलाब्रेशन बैठ सकता है दोनों के बीच में, अच्छे से जो आप एक तरीके का एफिशिएंट तरीके से काम करवा सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये है कि आप उनके कल्चर को समझोगे, कल्चर को समझोगे तो मतलब उनकी जो कंपैरेटिव तुलनात्मक जो मूल्य है, कंपैरेटिव वैल्यू है, क्रॉस एनालिसिस है, या कंपैरेटिव एटीट्यूड है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल का एनवायरनमेंट है, सारी चीजों को आप अच्छे से समझोगे, तभी तो आप क्या कर पाओगे, तभी तो आप क्या कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग हैं उनसे आप अच्छे से काम करवा पाओगे। उसके बाद बात करते हैं किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी पार्टियां बनी होती हैं। अगर मैं बोलूं तो आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर भी आप काम करना चाहते हो, वर्क प्लेस है, वहां पर भी देखोगे ना, कुछ लोग एक साइड की होते हैं, कुछ एक साइड के होते हैं, मतलब पार्टीबाजी चलती रहती है उनके अंदर। कुछ कंफ्लिक्ट चलता है, कुछ सत्ता को लेकर चलता है, कुछ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, कुछ ज्वाइंट वेंचर के लिए मतलब समझौते चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। यहां पर आपके किस तरीके के अधिकार हैं, ठीक है ना? पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि स्टडी ऑफ राइट क्या, आपका ड्यूटी क्या, डिपार्टमेंटल रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आप कहां पढ़ते हो? पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हो। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर पॉलिटिकल साइंस ना हो तो हमें ना पता लगेगा कि कौन सी ड्यूटी किसकी है, कौन सा अधिकार किसको दिया हुआ है, डिपार्टमेंटल का रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिटिक्स होती है या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना भी बहुत जरूरी यहां पर होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ना यहां पर जरूरी होता है।
ये सारे विषय मिलकर क्या करते हैं, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टैब्लिश करते हैं। इसके अलावा एक आध और भी हो सकता है जो पॉइंट मिस हो गया हो। वैसे ये 5 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अब एक चार्ट से आपको समझा देता हूं। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सही दिख रहा होगा जब मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले होता है डिसिप्लिन आपका साइकोलॉजी, जो पहला पॉइंट था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की लर्निंग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन लर्न कैसे करता है, मोटिवेशन कैसे होता है, पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, परसेप्शन कैसी है, उसको ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी, लीडरशिप इफेक्टिवनेस उस बंदे के अंदर कितनी है, जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है, जॉब डिजाइन कैसा है, एटीट्यूड मेजरमेंट कैसा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा है, इंडिविजुअल डिसीजन कैसे हैं। ये सारी की सारी इंडिविजुअल से रिलेटेड जो चीजें आपकी होती हैं साइकोलॉजिकल के अंदर आती हैं, ठीक है। इनसे ही क्या निकलता है, आगे आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर निकलता है। नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं सोशोलॉजी की। सोशोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यहां पर बात करते हैं किस चीज की, सोशोलॉजी के अंदर अगर मैं बातचीत करूं तो यहां पर आपका क्या हो जाता है कि ग्रुप डायनेमिक कैसा है। ग्रुप डायनेमिक आपने पढ़ा होगा चैप्टर, ग्रुप डायनेमिक, कम्युनिकेशन कैसा है समाज के अंदर, पावर किसकी है, ठीक है, कंफ्लिक्ट कैसे हैं, इंटर ग्रुप बिहेवियर कैसा है, साथ ही साथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का परिवर्तन कैसा है। ये सारी चीजें आपके ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि एक ग्रुप की बात करते हैं ना। सोशोलॉजी क्या होती है, समाज शास्त्र। एक इंडिविजुअलों का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है, उसके अंदर देखा जाता है जो ज्यादा लोग एक साइड है उनके पास पावर है, ठीक है, और दूसरों के साथ कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। इंटर ग्रुप बिहेवियर कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं, किस तरीके के चेंज चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कल्चर कैसा चाहते हैं, वो सारी चीजें आप सोशोलॉजी में पढ़ते हो। उसके बाद आप यहां पर बात करते हो किसकी, यहां पर सोशल साइकोलॉजी की बात करते हो। सोशल साइकोलॉजी के अंदर आपकी 2 चीजें आपकी आती हैं यहां पर। एक तो आपकी आती हैं कि आप बिहेवियरल चेंज कैसा है, आपका एटीट्यूड चेंज कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, ग्रुप के अंदर प्रोसेस कैसी है, ग्रुप का जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो कैसा है आपका। ये सारी चीजें आप सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, जो आपकी ग्रुप से भी रिलेटेड होती है और किससे रिलेटेड होती है, आपकी ये वाली ग्रुप से भी रिलेटेड होती है, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो आपकी किससे रिलेटेड होती हैं, इसके अंदर कुछ चीजें आपकी ओनली ग्रुप से रिलेटेड होती हैं, सॉरी ग्रुप से रिलेटेड होती हैं, लेकिन जो सोशल वाला है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इफेक्ट जाता है इसका। एंथ्रोपोलॉजी आपकी ग्रुप के अंदर भी होती है, सोशोलॉजी के अंदर भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे अलग वैल्यू रखता है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कैसे एटीट्यूड अलग है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ग्रुप कैसा कल्चर चाहते हैं, ये ग्रुप पे भी इफेक्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल में आपको पता है कि आपका कंफ्लिक्ट कैसा है, ग्रुप के अंदर भी हो सकती हैं ये चीजें कि आपका कंफ्लिक्ट कैसा है, ग्रुप के अंदर कैसा कंफ्लिक्ट चल रहा है आपका, वो चीजें, ठीक है। साथ ही साथ ऊपर मैंने बताया ना कि कंपैरेटिव वैल्यू होती हैं, या यहां पर भी आपका सोशोलॉजी के अंदर भी कंफ्लिक्ट है। तो एक ही बात है, ग्रुप के अंदर कंफ्लिक्ट हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है। पावर आपकी ग्रुप में भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में भी हो सकती है। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो यहां पर देखा जाता है किस ग्रुप की पावर किस तरीके की है, किसकी किस तरीके की है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वही चीज तो समझी जाती है कि कौन सा बंदा किस तरीके की पावर रखता है और किस तरीके का वो काम करेगा। इंटर जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है वो उसको यहां पर देखा जाता है, समझा यहां पर जाता है। तो आज का यही आपका था कि डिसिप्लिन आपके कौन से हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी एक और करने वाला हूं जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नए चैप्टर का आपका नाम क्या रहने वाला है, अभी नए चैप्टर को हम जो स्टार्ट करेंगे वो आगे जो आपके सिलेबस में गिवन है ना, वही सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ 2-4 चीजें और होंगी, ठीक है, जो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेज के अंदर समझा दूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड है, कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, नहीं तो सीधा हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, पर्सनैलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है जो हमारा किसको पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परसेप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। पर्सनैलिटी की क्या क्या आपकी थ्योरीज होती हैं, क्या क्या टाइप हैं, किस तरीके से डिटर्मिनेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ लेना। 20 मिनट के अंदर मैंने सारी आपको ऑर्गेनाइजेशन के डिसिप्लिन है जो समझा दिए हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।